नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निर्माण हब बनाने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता आज एक बार फिर से दिखाई पड़ी, जब वो लगातार दूसरे दिन आज सेमिकॉन इंडिया 2025 के सभा स्थल पहुंचे। पीएम मोदी ने इंडस्ट्री के लीडर्स से मुलाकात की और भारत में चल रहे सेमीकंडक्टर के कामों को भी विस्तार से जाना। कैसे भारत सेमीकंडक्टर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस विषय पे आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। बताएंगे कि बिहार में क्यों एनडीए के दलों ने बुलाया है कल राज्यव्यापी बंद, होगी बात भारी बारिश से बिगड़े हालात की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से की बातचीत। देश में महत्वपूर्ण खनिजों के रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। ई कचरे के रिसाइकलिंग की क्षमता विकसित करने हेतु प्रोत्साहन योजना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। बिहार चुनाव पर अमित शाह ने दिल्ली में तो तेजस्वी यादव ने पटना में चुनावी रणनीति पर की बैठक। पीएम मोदी के मां के अपमान पर एनडीए संयुक्त महिला मोर्चा का 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में लगातार मिल रही सफलता। सुकमा में 33 लाख के नामी समेत 20 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम देने वाले सुरक्षा बलों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लिए दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक जारी। जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने और उपभोक्ताओं को राहत देने को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। और पहाड़ से मैदान तक बारिश से आफत। दिल्ली में उफान पर यमुना, सरकार प्रशासन तैयार। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सेमिकॉन इंडिया 2025 के आज दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स के साथ उन्होंने लंबी बातचीत की, विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने मौजूदा तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की तो दुनिया के कोने कोने से आए तकनीकी विशेषज्ञों ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की जमकर तारीफ भी की है। इस बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लेख लिखकर भारत की तेजी से जारी सेमीकंडक्टर की यात्रा का विस्तार से आंकड़ों के साथ जिक्र किया है। दिल्ली में चल रहे सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी स्थल पहुंचे और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात की और इस तकनीक का उपयोग करने वाले विभिन्न उत्पादों और प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बन रही चिप मैन्युफैक्चरिंग, नैनो चिप उत्पादन और एडवांस्ड असेंबलिंग की प्रक्रिया को भी करीब से देखा। उन्होंने माइक्रोन, डेल्टा, केन्स और लैम्ब रिसर्च जैसी वैश्विक कंपनियों के इनोवेशन भी देखे। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने ही सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया था और भारत द्वारा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हो रहे बदलावों को दुनिया के सामने रखा। साथियों, सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ में हमारी सरकार स्टार्टअप और एमएसएमईज को भी बहुत बड़ी भूमिका में देख रही है। आज दुनिया का 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट भारत कंट्रीब्यूट करता है। लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने पर इंडस्ट्री के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला।
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के तमाम वैश्विक दिग्गजों ने भारत द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। तो पीएम मोदी के सेमीकंडक्टर की दिशा में मिशन मोड में काम करने के विजन को दुनिया के लिए फायदेमंद बताया। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया इस बात में। ही वॉज वेरी एंगेजिंग, क्यूरियोसिटी थी उनको। उन्होंने प्रोजेक्ट्स अच्छे से समझे और हमें उन्होंने कुछ बताया भी और कि भाई क्या करना चाहिए हमें। जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग एक कंज्यूमर के लिए कैसे होगा, कंज्यूमर्स को कैसे बेनिफिट होगा, उस तरीके से हमें इसके मार्केट करना है। और कुछ टेक्नोलॉजी जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर हमारा जो डिफेंस में है उसके लिए कैसे यूज़ होगा, ये भी बताया गया है। बढ़िया लगा प्रधानमंत्री जी से मिलके, और हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं इंडस्ट्री को देने के लिए वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए एनर्जी एफिशिएंट हैं, और हम लोग वातावरण का बहुत ध्यान रखते हैं ताकि कोई भी ऐसी चीज जो पर्यावरण को दूषित करे हम उसको ना बनाएं। सेमीकंडक्टर के वैश्विक बाजार में भारत तेजी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इस विषय पर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अखबार में लेख लिखकर बताया, वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर बाजार 600 अरब डॉलर का हो चुका है और भारत इस बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के प्रयास में है। भारत की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। आधार, यूपीआई और इंडिया स्टैक ने हर नागरिक को तकनीक तक पहुंच दिलाई। वैसे ही अब भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। सेमीकंडक्टर आज वैश्विक भू राजनीति के केंद्र में है। आधुनिक संचार, डेटा प्रोसेसिंग, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा और सुरक्षा सभी सेमीकंडक्टर पर निर्भर हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए इस क्षेत्र में महारत हासिल करना अनिवार्य है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 संयंत्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से साणंद में पायलट उत्पादन लाइन शुरू हो चुकी है और अगले 1 साल में 4 और इकाइयां शुरू हो जाएंगी। अप्लाइड मटेरियल्स, लैब रिसर्च और मर्क जैसे वैश्विक दिग्गज भारत में निवेश कर रहे हैं, जिससे एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो रहा है। वैश्विक डिजाइन कार्यबल का 20% भारत से आता है। सरकार डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन इसी प्रगति का प्रतीक है, जिसमें 48 देशों के 500 से अधिक उद्योग जगत के नेता शामिल हो रहे हैं। भारत का लक्ष्य सिर्फ आत्मनिर्भर बनना ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी सेमीकंडक्टर उत्पादन का केंद्र बनने का है। अगले दशक में जब भारत की सेमीकंडक्टर इकाइयां परिपक्वता और पैमाना हासिल कर लेंगी, तब भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रतिस्पर्धी हब के रूप में उभरने के लिए तैयार होगा। सेमीकॉन इंडिया 2025 के पहले दिन इसरो में निर्मित भारत की पहली स्वदेशी चिप पीएम मोदी को भेंट की गई थी, तो इस साल के अंत तक भारत की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में 10 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी मिल चुकी है और 20 चिप्स का डिजाइन देश में तैयार हो चुका है। ऐसे में भारत 2032 तक दुनिया के शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर हब में शामिल होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सेमीकंडक्टर को लेकर भारत बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है और दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कौन से बड़े आयाम है, कौन से बड़े आधार हैं, इन तथ्यों को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अगर भारत की बात की जाए तो सप्लाई चेन के 3 बड़े स्तंभ पिलर्स पे भारत काम कर रहा है, जिसमें पहला है उपकरण यानी इक्विपमेंट की बात की जा रही है, जो कि छोटे और मझोले उद्योगों एमएसएमई के सहारे सेमीकंडक्टर उपकरण के पुर्जे बनाने को लेकर लगातार तेजी से काम होगा। इसका बड़ा फायदा हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी मिलता नजर आएगा। तो एक बड़ा स्तंभ हुआ उपकरण यानी इक्विपमेंट्स। दूसरे अगर की बात की जाए जो स्तंभ है तो वो है सामग्री यानी मटेरियल्स की। भारत में उपलब्ध केमिकल्स, मिनरल्स और गैसों का उपयोग करके इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है और भारत किस प्रकार से जो रेयर अर्थ मटेरियल्स इस दिशा में इस्तेमाल होने उस पर भी काम कर रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण सेवा यानी सर्विसेज, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से लॉजिस्टिक्स हो, AI का हो या बिग डेटा, क्लाउड और IoT जैसे तमाम क्षेत्रों में जो सर्विसेज का सेक्टर है उसका एक आधार तैयार करके सेमीकंडक्टर को एक बड़ा बूस्टअप देने के लिए लगातार काम कर रहा है। अब बात करते हैं
किस तरह से चरण दर चरण पीएम मोदी के नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए। 2021 में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की स्थापना की गई, यानी कि 2021 एक आधार स्तंभ बना इस बड़े बदलाव के लिए। 2022 में संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 50% वित्तीय सहायता को भी मोदी सरकार ने मंजूरी दी। 2023 में यूरोपीय संघ EU के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन साझेदारी पर समझौता हुआ है, तो ये भारत ने तमाम बड़े कदम किए। 2023 में ही IBM के साथ MOU साइन हुआ है, ये भी एक बड़ा पड़ाव था। 2023 में ही भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट को स्वीकृति मोदी सरकार ने दी, ये भी एक बड़ा पड़ाव था। 2023 में ही जापान के साथ सप्लाई चेन साझेदारी पर MOC साइन हुआ है और ये अपने आप में देशों के साथ में भारत की साझेदारी के लिए एक बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ता है। 2023 में ही सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन शुरू, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए यह मोदी सरकार का एक बड़ी पहल थी, जहां पे स्टार्टअप्स को एक तरीके से एंगेज करने का काम मोदी सरकार ने किया। 2023 में ही सप्लाई चेन रेजिलियंस और इनोवेशन साझेदारी पर MOU साइन हुआ है, ताकि किसी प्रकार की संभावित स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी बनी रहे। 2024 में सिंगापुर के साथ सप्लाई चेन साझेदारी पर MOU साइन हुआ, यानी कि तमाम देशों के साथ भागीदारी को भी लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। 2024 में ही ISM, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बीच में FSA पर साइन हुए और उस दिशा में तेजी से काम हुआ। 2024 में ही ISM, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और CG सेमी के बीच भी FSA पर सहमति बनी और इस दिशा में तेजी से काम किया गया। ये 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह 2025 में 5 अतिरिक्त प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली, यानी कि जो सेमीकंडक्टर बनाने की फैसिलिटीज हैं उसको डेवलप करने के लिए 5 अतिरिक्त प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली, जिसके बाद 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की एक तरीके से मंजूरी हो गई है और उसमें भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। सेमीकंडक्टर में कुल निवेश की बात की जाए तो ये लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो ये दिखाता है कि भारत किस तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 की बात की जाए, यानी कल ही जिसकी शुरुआत हुई, उसमें पहला मेड इन इंडिया 32 बिट प्रोसेसर चिप विक्रम नाम से जिसको इसरो ने बनाया है, वो एक तरीके से दिखाई पड़ा, जो कि प्रधानमंत्री को कल सौंपा गया था। तो ये भारत की बढ़ती क्षमताओं का भी प्रतीक है। 2025 में ही बात की जाए तो नोएडा और बेंगलुरु में 2 अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्र की शुरुआत की गई है, जहां पर बहुत ही अत्याधुनिक जो डिजाइनिंग है वो की जाएगी। इसके तहत 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन की जाएगी। आज के समय में 795 तक की डिजाइनिंग होती है, लेकिन 3 नैनोमीटर जाकर भारत अब इस डिजाइन को आगे बढ़ाएगा और भारत की महारत भी इस दिशा में यही है। भारत करता है विश्व के लगभग 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट का योगदान, यानी कि भारत सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में एक बहुत बड़ा पावर हब बनकर निकल के आए। 2024-25 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 45 से 50 अरब डॉलर के आसपास में रहा है या रहेगा, इस बात का एक अनुमान है और भारतीय बाजार 2030 तक 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचेगा, इस बात की उम्मीद तमाम जानकार इसको बता रहे हैं। यानी कि एक बड़ा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर का क्षेत्र बनने जा रहा है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में। इसी महत्वपूर्ण विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, किस तरह से जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, माइक्रोचिप से दिखेगी भारत की मेगा स्ट्रेंथ, क्योंकि भारत कैसे तेजी से बड़ा काम करेगा उस दिशा में भारत की जो क्षमताएं हैं वो साफ तौर से दिखाई पड़ेंगी। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमितेश कुमार सिन्हा जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, और इसके अलावा CEO हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा रघु पनिक्कर हैं, जो कि CEO हैं कैंस सेमीकॉन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमितेश जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज के वक्त में दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के बिना भविष्य की या मौजूदा अपनी जरूरतों को पूरा करना एक तरीके से अधूरा सा नजर आता है। भारत आज जिस तेजी से काम कर रहा है, भविष्य में हम कहां पर अपने आप को पाते हैं और कितनी तेजी से हम आगे बढ़ते नजर आएंगे? अमितेश जी। धन्यवाद। पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप का, जिसमें कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमारी सेमीकंडक्टर की बनी है, जिसमें 3 वर्टिकल्स हैं: डिज़ाइन, फैब्रिकेशन एंड पैकेजिंग। इन तीनों क्षेत्र में हमारी प्रगति हो रही है। डिज़ाइन के क्षेत्र में हमने अभी तक 23 स्टार्टअप्स को अप्रूवल दिया है और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसमें एक सेमीकंडक्टर फैब जो टाटा लगा रही है, एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो कि उड़ीसा में 6M लगा रहा है, और 8 पैकेजिंग यूनिट्स हैं। उसमें एडवांस पैकेजिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। मैं आपको इस बात के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 15 दिसंबर 2021 को पॉलिसी अप्रूव हुई थी। उसके बाद 22, 23, 24 और ये 25 3.5 साल में ये प्रगति हुई है और अभी और भी अप्रूवल्स आप लोग को आगे देखने को मिलेंगे। और इसके माध्यम से मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो डिज़ाइन का क्षेत्र है
उसमें हम लोग लीडरशिप की बात करें, हमारे स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो दिक्कत है, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में फैब जो हमारा लगना शुरू हुआ है, उसमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे और जो फैब है, उसके जो टेक्नोलॉजी नोड्स हैं, वो हमारे कंट्री के रिक्वायरमेंट, नीड के हिसाब से, जहाँ हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है और खपत है, उसी जी। टेक्नोलॉजी नोड्स पर टाटा का फैब आ रहा है। और पैकेजिंग जो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लगता हुआ, तो पैकेजिंग में हम लीडरशिप ले सकते हैं और आगे चल के एडवांस पैकेजिंग हमारा की फोकस एरिया होगा, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे लीडरशिप लेने की। जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है रघु जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक बड़े बदलाव की, तो इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल नजर आता है। सरकार पॉलिसी बनाती है, एक आधार देती है, लेकिन इंडस्ट्री को आगे बढ़ के उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंडस्ट्री आज किस तरह से देख रही है हमारी पॉलिसीज को, और मौजूदा वक्त में हम कैसे आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहा है? रघु जी। धन्यवाद जी। तो मैं भी इस चीज को प्रारंभ में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो करंट गवर्नमेंट है, जिसमें हम जरूर आदरणीय प्रधानमंत्री को सराहते हैं कि पॉलिसी लेके आने का, बट मैं उससे ज्यादा बोलूंगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने उसे जिस तरीके से पॉलिसी बनाया है, बड़ा ही इंक्लूसिव पॉलिसी है। आप अगर पॉलिसी देखिए, इसमें अक्रॉस द बोर्ड, आप डिजाइन को देखिए, फैब को देखिए, पैकेजिंग को देखिए, ट्रेनिंग को देखिए, वर्कफोर्स डेवलपमेंट को देखिए, हर तरीके से हर चीज को कवर किया गया है। तो वो पॉलिसी को हम एक रेसिपिएंट है, हमको उस चीज का अवार्ड किया गया, एक पैकेजिंग प्लांट डालने का। केन्स ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है जो $5 बिलियन का वैल्यूएशन है। हम आज तक ईएमएस करते आए, पर अब जब ये पॉलिसी आई, हमें लगा था कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने का 2-3 अहम रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है कि हम इंडिया को कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाएं। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट चूज किए जो प्रोडक्ट खास करके पावर डिवाइसेस, वो पावर डिवाइसेस बेसिकली जो हमको BLDC कंट्रोलर, फैन मार्केट को जाता हो, वो पावर डिवाइसेस जो एयर कंडीशनर मार्केट में जाता हो, वो पावर डिवाइसेस जो रेलवे में जाता हो, पावर डिवाइसेस जो एनर्जी सेक्टर में जाता हो, हमने देखा कि ये पावर डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मार्केट के लिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अमितेश जी, सवाल इस बात को भी है कि अभी मौजूदा वक्त में हमारे चैलेंजेस क्या है, क्योंकि एक तरफ इकोसिस्टम बनना, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या हम इतने इक्विप्ड हैं कि हम उस पर तेजी से, मैन पावर हमारे पास मौजूद है, और तीसरा चीज़ कि किस तरीके से जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्या वो अवेलेबिलिटी है। तो ये इन 3 चैलेंजेस पे हम कैसे आगे काम कर रहे हैं और कैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? अमितेश जी। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, गवर्नमेंट की जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश की गई है। जैसे कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है सेमीकंडक्टर, चाहे वो डिज़ाइन का क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग का हो। साथ में टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। और तीसरा टैलेंट। तो जो टैलेंट है हमारे पास में, वो अबंडेंस में है, मतलब काफ़ी संख्या में है, और उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, उसको और अधिक ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोगों ने कई ट्रेनिंग के कोशिशें जारी की हैं, जिसमें से कि एक है चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम और डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव। इसके माध्यम से हम लोग EDA टूल्स, एक सॉफ्टवेयर टूल्स होता है जो बहुत कॉस्टली होता है, उस टूल्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें जो कि 280 कॉलेज से ज़्यादा कॉलेजों में दिया गया है, और 72 स्टार्टअप्स का उपयोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से वो 13 लाख आवर्स से अधिक का 130 लाख आवर्स से अधिक का वो यूज़ कर चुके हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि वो अपने सेमीकंडक्टर चिप्स की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, और 60,000 स्टूडेंट्स ट्रेन हो चुके हैं इसमें। इसके अलावा लैम रिसर्च, ISC और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा एक और प्रोग्राम चला गया, जिसका भी लक्ष्य 60,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करना है, वो फैब एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना है। उसके अलावा जो करिकुलम चेंज है हमारा AICTE के द्वारा, वो 500 से अधिक कॉलेज में वो लागू है, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा की ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की। और इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं जो कि कंपनी ने, हमारे अप्रूव्ड कंपनियों ने लिया है। तो ये टैलेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह कोशिश कर रहे हैं। जो कैपिटल का प्रॉब्लम था, उसके लिए गवर्नमेंट ने फिस्कल सपोर्ट, जो अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, इंसेंटिव, वो 50% पारी पासू हम दे रहे हैं। पारी पासू का मतलब होता है कंकरेंट इन्वेस्टमेंट। उसके कारण से कैपिटल का एक जो समस्या थी वो दूर हो रही है। और तीसरा जो आपने चैलेंजेस कहा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और उसको और इनेबल करने के लिए इकोसिस्टम को,
हम लोग फ्यूचर में और काम करेंगे। अभी भी हम इसको इनेबल कर रहे हैं, लेकिन और कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ बाकी जो बचे हुए चैलेंज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मटेरियल भी शामिल है। जी रघु जी, क्योंकि अभी तक अगर इस दिशा में बात की जाए तो भारत डिजाइनिंग में एक लेवल तक पहुंच गया है और हम काफी हद तक उस दिशा में अपनी क्षमताओं को आगे ले गए। मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है तो अभी हम बहुत तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में हम कब तक वर्ल्ड में कम्पीट करने की स्थिति में पहुंचेंगे? इंडस्ट्री के नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं इसको? तो सर, आप अगर देखिए डिजाइन में आपने सही कहा, अमितेश सर ने भी बताया कि डिजाइन में हम कहाँ पहुंच चुके हैं और हम और इन्वेस्ट कर रहे हैं डिजाइन में। अब रहा मैन्युफैक्चरिंग का सवाल, अब जो पॉलिसी आया है गवर्नमेंट ने अपना पूरा काम कर दिया है। अब इंडस्ट्री पे है कि हम इसे जल्दी से जल्दी कैसे कैपेक्स को डालें, कैसे कस्टमर्स लेके आए, कैसे हम प्रोडक्शन करें। तो अब देखिए सितंबर में जब हमारा अप्रूवल हुआ, ये हम आज ऐसे बैठे हैं कि 1 महीने के अंदर अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम फर्स्ट प्रोडक्ट लेके आएंगे। और ये इस तरीके से दर्शाता है जो सपोर्ट हमको गवर्नमेंट में मिला है अभी तक, चाहे वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, गुजरात का गवर्नमेंट हो, हमको बड़ा ही सपोर्ट मिला है ताकि हम ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएं और इसको लेके आए। सो मैन्युफैक्चरिंग जब तक हम इसे करके मार्केट में इस प्रोडक्ट को नहीं देंगे तो ये नहीं दर्शाएगा कि हमने अभी तक अपना पूरा काम किया है कि नहीं किया है। बट लास्ट 1 ईयर हमने इस तरीके के स्पीड से काम किया है, इसको अक्टूबर फर्स्ट वीक में अपना चिप बाहर लेके आएंगे। जी अमितेश जी, क्योंकि इस साल के अंत तक हम हमारी खुद की चिप होगी, स्वदेशी चिप होगी, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद कैसे हम तेजी से आगे बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमारी गति कैसी होगी आने वाले वक्त में, समय में, उस लिहाज से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आत्मनिर्भरता को लेकर, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चिप्स को लेकर? जहाँ तक आत्मनिर्भरता की बात है, उसमें तीनों आयाम है उसके, और उसके आगे भी जो ज़रूरतें हैं उसके मैं जिक्र करूँगा। जैसे डिज़ाइन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो सोफिस्टिकेटेड चिप्स का डिज़ाइन होगा वो हमारे लोग करेंगे। अब हमारे इंजीनियर जो है, वर्ल्ड की जितनी प्रसिद्ध कंपनी है, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, कॉलकॉम, जो भी आप देखते हैं, नाम सुनते हैं, सब में हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं। और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं चिप्स की डिज़ाइनिंग में, वो इंडिया में होता है, जो कि उनके लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट जो चिप डिजाइनिंग हाउसेज हैं वो इंडिया में हैं, किसी भी बड़ी कंपनी के। अब वो लोग जब बाहर निकल के खुद अपना स्टार्टअप बना रहे हैं, वैसे लोग जो कि बहुत ही सक्षम हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें हम लोग आगे चल करके काफ़ी आत्मनिर्भर नहीं, केवल आत्मनिर्भर ही नहीं होंगे, बल्कि आगे चल के लीडरशिप रोल में भी आ जाएंगे। अब यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो आपने देखा कि टाटा का पहला फैब लग रहा है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर का भी एक फैब लग रहा है। ये भी शुरुआत है, इसके बाद में और भी फैब्स का अप्रूवल मिलेगा, जो कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। हमारा ये प्रयास है कि पहले हम आत्मनिर्भरता हासिल करें फैब में, उसके बाद हम R&D करके कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ेंगे और कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन भी करेंगे। जो तीसरा क्षेत्र है पैकेजिंग का, उसमें चूँकि वो डिज़ाइन से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है पैकेजिंग भी, खास करके आज की जो पैकेजिंग है वो नॉर्मल पैकेजिंग नहीं है। उसमें अगर और दक्षता लानी है एक चिप्स के अंदर में, तो अब नया जो एरिया है वो पैकेजिंग का, जिसको एडवांस पैकेजिंग कहते हैं, 2.5D, 3D, हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन। उस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि फिर लीडरशिप का रोल लें, और उसके लिए हम R&D और बाकी जो गतिविधि उसको हम शुरू करेंगे। ये हमारा फ्यूचर का प्लान है जी। रघु जी, जो इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है जी, उसमें केमिकल, गैसेज, मटेरियल, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसके सप्लायर, कंपोनेंट सप्लायर बेस, उस दिशा में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, लेकिन उसको हम और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। जी रघु जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि तमाम देशों के साथ भी भारत कोलैबोरेट कर रहा है, MOU साइन कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात हो या नई तकनीक की बात हो। भारत में डिजाइनिंग को लेकर 3 नैनोमीटर तक को हम लगातार डिजाइनिंग में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम देशों के साथ जो हमारा सहयोग बढ़ रहा है वो कैसे मददगार होगा इस दिशा में, ताकि हम तेजी से आगे बढ़ें, ना सिर्फ हमारी खुद की जरूरतें देश की पूरी करें, बल्कि दुनिया की जरूरतों के लिए भी हम आगे बढ़ के मैन्युफैक्चरिंग करते नजर आए। ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। अब आप देखिए, हम लोगों ने भी, केन्स ने भी अपना पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप AOI इलेक्ट्रॉनिक्स जापान के साथ किया हुआ है। अपना दूसरा टेक्नोलॉजी पार्टनर मलेशिया के साथ है। हमारा IME सिंगापुर के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है एडवांस पैकेजिंग में। ऐसी 2 कंपनियां हैं जहां पे केन्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है
ताकि हम वहाँ पे एडवांस पैकेजिंग, सिलिकॉन फोटोनिक्स, को पैकेज ऑप्टिक्स वो हम भारत में लेके आएंगे और उस तरीके के चिप्स बनाएंगे ताकि वो चिप बना के हम जब इसे अपने इक्विपमेंट्स में डालें ताकि अपने इक्विपमेंट्स के कॉस्ट कम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्टनरशिप जापान, मलेशिया, यूएस के साथ किया हुआ है, ये हमको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएगा। जी अमितेश जी, एक आखिरी में सवाल, क्योंकि यहाँ पर विजन और लीडरशिप भी बहुत मायने रखती है। आपको लगता है कि पीएम मोदी की वो लीडरशिप या जो विजन है मौजूदा नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ हमारी जरूरतों को ध्यान रखते हुए और दुनिया में भारत को आगे बढ़ाने के लिहाज से वो एक बहुत सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विज़न है और जो उनके कारण से जो हमारी पॉलिसी बनी है और जो इस सेमीकॉन 2025 में जो उन्होंने समय दिया है, सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। जबकि उन्होंने सितंबर 2 को इसका इनॉग्रेशन किया, सितंबर 3 को आए, उन्होंने 2 घंटा के करीब एग्जीबिशन में समय बिताया। उसके बाद उन्होंने करीब 2 घंटे के आसपास उन्होंने एग्जीक्यूटिव राउंड टेबल में सीईओज और सीएक्सओज के साथ मीटिंग की। ये जो एक फर्म कमिटमेंट है किसी भी इतने बड़े डेमोक्रेसी के प्रमुख नेता के द्वारा, जो फर्म कमिटमेंट दिख रहा है, सब लोगों ने उसकी बहुत सराहना की और उसी का एक परिणाम था जो मोमेंटो हम लोग ने दिया था प्रधानमंत्री जी को। वो मोमेंटो एक्चुअली हम लोग ये दिखलाना चाहते थे कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम के, उनको जो हम लोगों ने ईडीए टूल्स दिया था, वो 60,000 जो स्टूडेंट्स ट्रेन हो रहे हैं, उन स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया 28 चिप्स उसमें लगा हुआ था, जो हम रिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे, दर्शाना चाह रहे थे। साथ में जो हमारे 10 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए उसमें से 4 कंपनी के टेस्ट चिप्स थे उसके अंदर में, जो कि सीजी पावर, केन्स और टाटा और टाटा के साथ में हमारा जो मैक्रोन का चिप था, और जो विक्रम प्रोसेसर हम लोगों ने दिखलाया था वो हम पहले से बना रहे हैं। वो हमारा लेगेसी है। उस पुरानी क्षमता के साथ में अब नई क्षमता जो हम 32 चिप्स हमने जोड़ा 28 स्टूडेंट का और 4 हमारे प्रोजेक्ट एप्लीकेंट का, वो हम दर्शाना चाह रहे थे अपने मोमेंटो के तरफ से। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ न्यू पॉलिसी। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात रखने के लिए और इस बात को आसान शब्दों में समझाने के लिए कि आखिर कैसे भारत यहाँ से एक मोमेंटम लेता नजर आ रहा है वैश्विक जरूरतों, भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन को लेकर जिस प्रकार से तमाम जवानों ने नक्सल मुक्त भारत के अभियान को एक बड़ी सफलता की ओर लेके गए थे, उन तमाम जवानों के साथ आज गृह मंत्री की हुई है मुलाकात। उन्होंने उनको सम्मानित किया है। साथ ही साथ नक्सल मुक्त भारत को लेकर क्या है आज की बड़ी खबर, इस पर होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दी, ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग।
आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात नक्सल की। अगले साल मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने के लिए बीते मई महीने में छत्तीसगढ़ के कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर एक बड़ा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसके द्वारा लगभग 19 दिनों में 31 बड़े और छोटे नक्सली मारे गए थे। और इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाले तमाम सुरक्षा कर्मियों से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मुलाकात की और उनके साहस और शौर्य के लिए उनको सम्मानित किया। और इसी तरीके से आज भी नक्सल मुक्त भारत के अभियान को बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में मिली, जब बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अमित शाह ने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया और अपनी प्रतिबद्धता को जताया है कि भारतीय सुरक्षा बलों के शौर्य के चलते अगले साल मार्च तक देश नक्सल की समस्या से मुक्त हो जाएगा। भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से अभियान जारी है। इस अभियान को सफल बनाने में सुरक्षा बलों की विशेष भूमिका है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कुरेगुटालू पहाड़ का जिक्र अब ऑपरेशन रणनीति की मिसाल बन चुका है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कुरेगुटालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से नई दिल्ली में भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। बता दें कि इस साल मई के महीने में नक्सलवाद के विरुद्ध चले ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुरेगुटालू पहाड़ पर कुख्यात 31 नक्सलियों को मार गिराया था। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, कुरेगुटालू की दुर्गम पहाड़ियों पर लगातार 19 दिनों तक चले सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान में बिना हताहत हुए 30 से अधिक नक्सलियों को मारकर इन वीर जवानों ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में जवानों ने न सिर्फ नक्सलियों के बेस कैंप को नष्ट किया, बल्कि उनकी सप्लाई चेन को भी भारी आघात पहुंचाया। मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद या घायल हुए जवानों और उनके परिजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कटिबद्ध है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से हमारे सुरक्षा बलों का सम्मान किया। अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत बनाने की डेडलाइन को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाना मोदी सरकार का संकल्प है। जब तक सारे नक्सली या तो आत्मसमर्पण न कर दें, पकड़े न जाएं या समाप्त न हो जाएं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस संकल्प को पूरा करने में हमारे सुरक्षा बलों के त्याग और समर्पण पर पूरे देश को गर्व है। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन की वजह से एक बार फिर सुकमा में 33 लाख के 20 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा बलों के एक्शन, पुनर्वास नीति और सरकारी योजनाओं से प्रभावित होकर इन सक्रिय नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। इनमें 9 महिला और 11 पुरुष नक्सली शामिल हैं। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल निर्मूलन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर आज 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 20 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली और 11 पुरुष नक्सली है। इन पे सब मिला के 33 लाख का इनाम रखा गया है। इनमें 2 नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 1 नक्सलियों के 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा 4 नक्सलियों के पे 4-4 लाख का इनाम है और बाकी अन्य नक्सली अग्र संगठन के सदस्य हैं। सभी नक्सलियों को शासन द्वारा जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है, उसके अनुसार सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको रिवार्ड मिलेगा। मैं इसी मौके पे सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना है। इसी लक्ष्य को देखते हुए सुरक्षा बल अब सिर्फ जंगलों में नहीं, बल्कि उन लोगों की पहचान में जुटे हैं जो किसी भी रूप में नक्सलियों को संसाधन, जानकारी या पनाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कैबिनेट के बड़े फैसले की करते हैं कि आज मोदी कैबिनेट ने केंद्र में कौन से बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। उसके बाद फैसला लिया गया रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग के लिए नई प्रोत्साहन योजना को मोदी सरकार ने आज मंजूरी दी है। इसके तहत पीएम की अध्यक्षता में 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस दिशा में तेजी से काम करने को लेकर यह प्रावधान किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 यानी कि अगले 6 वर्षों के लिए इसको योजना को लागू करने की बात कही
की गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स का मिशन का हिस्सा होगी ये प्रोत्साहन योजना, जिसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ नजर आएगा। द्वितीयक स्रोत के क्रिटिकल मिनरल उत्पादन की बढ़ेगी क्षमता। इस दिशा में इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया है। ई कचरा, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, LIB स्क्रैप से लिया जाएगा फीड स्टॉक और उसके तहत इस प्रकार की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। सेकेंडरी सोर्स से जरूरी खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना को एक तरीके से लागू करने का यह फैसला लिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला इस दिशा में आज केंद्रीय कैबिनेट ने लिया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि बिहार में मां के अपमान को लेकर कैसे मचा है तेज घमासान और क्या है कल बंद का आह्वान। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद अब बात बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देने का मामला राजनीतिक तौर पर लगातार गरमाया हुआ। इस मसले पर आज भी दिन भर राजनीतिक तौर पर गहमा गहमी देखने को मिली है, जहां एनडीए के तमाम दलों की महिला संगठनों की ओर से कल बिहार में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। तो तमाम राजनीतिक दलों की ओर से इस मसले पर इंडी अलायंस के जो तमाम नेता हैं उन पर आज भी जोरदार पलटवार देखने को मिला है। तो इस पूरे मसले पर कांग्रेस और आरजेडी की जो नेता हैं वो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। इस बीच बिहार की राजनीति को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। आज दिल्ली में बीजेपी के बिहार के बड़े नेताओं की बैठक अमित शाह के साथ हुई, तो उधर आरजेडी की भी आज पटना में एक बड़ी बैठक हुई। क्या रहा आज दिन भर इस मसले पर सियासी हलचल, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं में इसको लेकर जबरदस्त आक्रोश है। इस मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी समेत एनडीए के घटक दलों की महिला शाखा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। ये जो राहुल गांधी और ये जो तेजस्वी यादव हैं, उनको क्या पता है कि माँ का दर्द क्या होता है। प्रधानमंत्री जी की माँ तो अपना काम करके
साधारण महिला, और उस तरह से वो अपना बर्तन चौका करके अपने बच्चों को, बाल बच्चों को पढ़ाई हैं, उस मुकाम तक पहुंचाई हैं। पूरे देश आक्रोश में है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की ये नीति क्या है? माता बहन बेटियों को गाली देने की। आप उनकी निंदा भी नहीं करते हो जिनने गाली दी। अपने मन से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाते हो। तो हम ऐसे गाली का पहले तो निंदा करते हैं और उसके विरोध के लिए हम गली गली में जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने अपने आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, दीपक प्रकाश, विनोद तावड़े, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा समेत अनेक राजनेता शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीतियों के मद्देनजर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और जिस तरह से विपक्ष के द्वारा भ्रामक प्रचार और भ्रमजाल का माहौल बनाया जा रहा है, उन सब बातों को लेकर भी चर्चा हुई। तो जो अभी विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने शुरू किया है, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा निर्देश मिला है कि विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन अच्छे तरीके से एनडीए के सभी नेताओं के साथ और उनको लेकर के सभी विधानसभा में इसको आयोजित करना है। वहीं पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर राजद की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के तमाम विधायक, सांसद और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक का मकसद आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना और सीटों पर मंथन करना था। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में चुनावी रणनीति से लेकर संगठन की मजबूती तक कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन ये तो तय है कि आगामी चुनाव में पीएम मोदी की मां को गाली के मुद्दे को बीजेपी गली गली ले जाएगी और महिला अपमान का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। दिल्ली से राजेश राज और पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि जीएसटी काउंसिल की बैठक से कैसे आम आदमी को मिल सकती है बड़ी राहत। क्या है पूरी खबर, इस पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या BP कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें,
खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद अब बात जीएसटी की। जीएसटी काउंसिल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 2 दिन की इस बैठक में जीएसटी काउंसिल केंद्र की अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। वित्त मंत्री के बैठक से पहले कल कहा था कि आगामी अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार पर प्रक्रियाओं को और सरल बनाने और विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करेंगे। इससे छोटे व्यवसायों की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रारंभिक समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के एक समूह के साथ प्रस्तावित सुधार का एक खाका साझा किया था। जीओएम के कर दरों को कम करने के केंद्र के प्रस्ताव पर सहमति भी जताई। अब काउंसिल इन सिफारिशों पर विचार करेगी। प्रस्तावित सुधारों में मौजूदा 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की 2 दर रखना ही प्रस्तावित है। इसका अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष दर से भी कर लिया जाएगा। कर स्लैब में कटौती और इसके चलते कीमतों में होने वाली कमी से उपभोक्ताओं को राहत की पूरी उम्मीद है। यह कर सुधार दिवाली से पहले अक्टूबर में लागू होने की भी संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबर दिखाएंगे कि सितंबर में सैलाब और तबाही बेमिसाल किस प्रकार से मौसम की मार से पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक हलकान है। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है, छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं, आजा। ले ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। उसका असर कई इलाकों में आज देखने को भी मिला। पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन के चलते सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, तो मैदानी राज्यों की नदियों में आई बाढ़ ने बड़ी आबादी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। इधर दिल्ली NCR में न सिर्फ भारी बारिश से जल जमाव की समस्या पैदा हुई, बल्कि यमुना नदी में आई बाढ़ से निचले इलाकों को खाली भी कराना पड़ा है। देश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, विशेषकर उत्तर भारत में बारिश आफत बनी हुई है। दिल्ली, NCR, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कई इलाके अधिक प्रभावित हैं। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्वास का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन, सेना, NDRF, SDRF राहत कार्य में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में लगातार बारिश और जगह जगह जलभराव से लोगों को परेशानी हुई है। लगातार हो रही बारिश और हथनी कुंड से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर से ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और रेस्क्यू टीम सतर्क मोड पर है। रात से हमारी टीम यहाँ पे आई है एंड हम लोग जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट का है और बाकी जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनके साथ उनके समन्वय में हम लोग काम के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित चंबा, मनाली, कुल्लू में बारिश का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते बिजली, सड़क और टेलीफोन सेवाएं ठप पड़ी हैं। बारिश की चेतावनी को देखते हुए लगभग पूरे प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान लगातार तीसरे दिन भी बंद रहे। रेलवे ट्रैक पर जगह जगह भूस्खलन होने की वजह से शिमला कालका रेलवे लाइन पर सभी ट्रेन सेवाएं 5 सितंबर तक बंद कर दी गई हैं। भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से किया गया है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मांड्याली, जोल, नैना देवी में हुए भूस्खलन का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लोगों से इतना ही अनुरोध है, अति आवश्यक हो तभी घरों से बाहर जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो ये प्रयास जरूर करें कि रात के समय विशेष तौर पर किसी ऐसी जगह पे ना रहें जहां पे असुरक्षित हो। पंजाब पिछले कई दशकों से सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। प्रदेश में 23 जिलों के 1400 गांव प्रभावित हैं। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता हैं। वहीं करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल तबाह हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान युद्धस्तर पर जारी है। अब तक करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। पंजाब और चंडीगढ़ में सभी स्कूल बंद रहे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अमृतसर के अजनाला में बने राहत कैंपों का दौरा किया। राज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बाढ़ की स्थिति को लेकर पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। वो पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के साथ ही पीड़ित किसानों से मिलेंगे। मैंने वहाँ मुख्यमंत्री जी से बात की, पंजाब के गवर्नर साहब से बात की, कृषि मंत्री जी से बातचीत की, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू जी, उनसे भी चर्चा हुई है। तो यहाँ से भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कल वहाँ जाके स्वयं स्थिति देखेंगे और जनता को संकट के पार निकालने में कसर नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार बारिश से आफत बढ़ती जा रही है। राज्य की सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल डोडा के पास भूस्खलन के कारण बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। वहीं BSF के MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा 4 उड़ानों में कुल 44 नागरिकों को गरखल से बचाया गया है। लगातार बारिश, भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए भीमगढ़ किले में पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
जर्मनी के विदेश मंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की तो दोनों देशों के बीच कई मसलों पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों समेत राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। आप देखिए इस खबर को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत दौरे पर पहुंचे जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच बुधवार को हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों समेत राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। India-Germany cooperation on our relationship with the European Union, and we have exchanged views on regional, global and multilateral issues. Discussions on various aspects of our ties. This includes our political cooperation, security and defense, economic relations, research and future technologies, climate and energy, as well as education, skilling, mobility and people-to-people exchanges. द्विपक्षीय बैठक में पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को लेकर प्रतिबद्धता को दोहराया गया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि उनकी चर्चा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, रणनीतिक सहयोग का विस्तार करने और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने पर केंद्रित रही। On climate and energy, we have been working for the last few years on what's called the Green and Sustainable Development Partnership. We have also agreed on gratis visas for short-term school and college visits to further promote student exchanges. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में जर्मनी के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है। द्विपक्षीय बैठक में संयुक्त युद्धाभ्यास के विस्तार पर भी सहमति बनी। We greatly value the understanding that Germany has shown with regard to India's fight against terrorism. Minister Wadephul has himself been explicit about our right to defend our people against terrorist attacks. जर्मन विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में भारत जर्मनी संबंधों में एक रणनीतिक भूमिका रखता है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने जर्मनी में भारतीय छात्रों की बढ़ती उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला और कहा कि उनका देश कुशल भारतीय कार्यबल के योगदान को महत्व देता है और ऐसे अवसरों का और विस्तार करने के लिए तत्पर है। We both also agreed that we want to create more opportunities for Indian skilled labour and students who aim to come to Germany. We have almost 60,000 Indian students in Germany. They are an asset for the German labour market. भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है और जर्मन विदेश मंत्री की इस 2 दिवसीय यात्रा से दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC। हर पल